दोस्तों, अभी आपने जिस लड़की को सीसीटीवी फुटेज में देखा उसका नाम साशा शमसुद्दीन है। जिस रात की ये फुटेज है उसके अगले दिन पुलिस वालों को उसकी लाश उसके फ्लैट में मिलती है जहां वो अकेले रहा करती थी। लाश पे गला दबाने का निशान साफ साफ देखा जा सकता था। अब पुलिस वालों के सामने ये सवाल था कि किसी ने उसका कत्ल क्यों और कैसे किया, क्योंकि उस सोसाइटी में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे थे, सिक्योरिटी गार्ड भी थे और तो और किसी भी फ्लैट के मेन एंट्रेंस पे एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ था। तो फिर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कैसे किसी ने साशा का कत्ल उसके ही फ्लैट में जाके कर दिया और किसी को पता तक नहीं चला। दोस्तों, ये कहानी है फ्लोरिडा के ऑरलैंडो शहर में रहने वाली साशा शमसुद्दीन की, जो कि 27 साल की एक खुशनुमा लड़की थी। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद वो एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में काम करने लगी। साशा के दोस्तों ने बताया था कि उसे वीकेंड्स पे पार्टी करना बहुत पसंद था। 16 अक्टूबर 2015 की रात साशा और उसके दोस्त हमेशा की तरह पार्टी करने अटारी नाइट क्लब गए थे। साशा रात लगभग 12:30 बजे अपने एक दोस्त एंथनी से बोलती है कि वो अपने घर जा रही है। अगले दिन सुबह एंथनी एक कैफे में बैठकर साशा का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि साशा ने उसे बोला था कि वो सुबह उस कैफे में एंथनी से मिलने आएगी। पर जब काफी देर हो गई और साशा ना तो कॉल उठा रही थी और ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रही थी, तो एंथनी को लगा कि हो सकता है कि साशा हैंगओवर में हो, इसलिए वो कोई रिप्लाई नहीं दे रही। ये सोचकर एंथनी अपने घर वापस चला जाता है। कुछ घंटों के बाद एंथनी फिर से साशा को कॉल करता है, पर साशा की तरफ से अब भी कोई रिप्लाई नहीं आता। एंथनी साशा की फ्रेंड्स को कॉल करके पूछता है, पर उन्हें भी साशा का कुछ पता नहीं था, क्योंकि उनकी भी साशा से सुबह से कोई बात नहीं हुई थी। इसके बाद एंथनी और उसके दो अन्य दोस्त उसका पता करने अपटाउन अपार्टमेंट में पहुंचे जहां साशा रहती थी। उन्होंने पार्किंग में साशा की कार देखी। कार की पिछली सीट पे गिफ्ट पड़ा हुआ था जो साशा ने खरीदा था, क्योंकि दूसरे दिन उसे एक बेबी शावर में जाना था। वे लोग उसके अपार्टमेंट में गए, दरवाजा खटखटाया और उसे बुलाया, पर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो एंथनी को लगा कि शायद साशा रात को घर आई ही नहीं। उसे ये शक होने लगा कि शायद साशा को किसी ने अगवा कर लिया या फिर उसका कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, क्योंकि रात में साशा बहुत नशे में थी और घर के लिए अकेले ही क्लब से निकल गई थी। इसके बाद एंथनी ने तुरंत पुलिस को फोन किया और साशा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। शाम को पुलिस की एक टीम साशा के फ्लैट की तलाशी लेने के लिए अपटाउन अपार्टमेंट पहुंची। पुलिस वाले जब फ्लैट के अंदर पहुंचे तो वहां कुछ भी अजीब नहीं था। सारा सामान अपनी जगह पे पड़ा हुआ था। तभी एक ऑफिसर साशा के बेडरूम में गया। उसने देखा एक कंबल को रोल करके बेड के पास रखा हुआ है और कंबल में से कुछ बाल और एक हाथ बाहर निकला हुआ है। जब वो पुलिस वाला कंबल पूरा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कंबल के अंदर साशा की लाश लिपटी हुई थी। पुलिस वाले तुरंत ही फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं, क्योंकि साशा की गुमशुदगी का केस अब साशा के मर्डर का बन चुका था और साशा के गर्दन पे गला घोटने का निशान साफ साफ दिख रहा था। फॉरेंसिक टीम को फ्लैट के बाथरूम से एक इंसान का फिंगरप्रिंट मिला। कातिल ने साशा के फ्लैट को इतनी चालाकी से साफ किया था कि उसके अलावा पुलिस को और कुछ नहीं मिला। साशा की फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये पता चला कि उसके साथ जबरदस्ती की गई थी और उसके गर्दन पे जोरदार वार किया गया था, जिससे उसके गर्दन की हड्डी टूट गई थी और उसके गले को काफी ताकत से दबाया गया था। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम को साशा के चेस्ट से कातिल का डीएनए भी मिला। पुलिस को अपनी शुरुआती जांच में ये पता चलता है कि जिस किसी ने भी साशा का कत्ल किया है उसे या तो खुद साशा ने अपने घर में आने दिया या फिर
फिर उसके पास साशा के घर की चाबी होगी, क्योंकि दरवाजे पे किसी तरह का फोर्स एंट्री का निशान नहीं था। साशा के फ्लैट के अंदर एक तेज महक थी जो कि पुलिस वालों के हिसाब से ब्लीच की थी, जिससे कातिल ने पूरे घर को साफ किया था ताकि पुलिस को कोई सुराग ना मिले। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। पुलिस ने वहां के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की तो उसने बताया कि साशा रात में करीब 1:45 बजे 2 लड़कियों के साथ आई थी, पर उसके पास कोई आईडी नहीं थी, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने से मना करने लगा। कुछ देर के बाद उसी अपार्टमेंट में रहने वाला एक आदमी आया तो उसने साशा को पहचान लिया, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। साशा के पास न तो मोबाइल फोन था और न ही उसके फ्लैट की चाबी। सिक्योरिटी गार्ड साशा से बोलता है कि एक बार अपने कार में चेक करें, शायद वहां छूट गई हो। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड साशा के साथ उसकी कार तक जाता है, पर वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर सिक्योरिटी गार्ड साशा को उसके अपार्टमेंट तक ले जाता है, पर अपार्टमेंट के मेन गेट पे इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ था। साशा इतने नशे में थी कि उसको गेट का कोड याद नहीं आ रहा था, वो बार बार गलत कोड डाल रही थी। उसके बाद सिक्योरिटी वाला अपार्टमेंट के राउंड पे निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो देखता है कि साशा वहाँ नहीं है, तो उसको लगता है कि शायद साशा को कोड याद आ गया होगा और वो अंदर अपने फ्लैट में चली गई होगी। सिक्योरिटी गार्ड के बयान के बाद पुलिस उस नाइट क्लब में जाती है जहाँ साशा और उसके दोस्त पार्टी करने गए थे। पुलिस वाले नाइट क्लब से लेकर साशा के अपार्टमेंट तक रोड पे लगी सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में साशा क्लब से निकलते हुए दिखती है। नशे में होने के कारण वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद साशा 2 अनजान लड़कियों से बात करती हुई दिखाई देती है। फिर वो उन दोनों के साथ कार में बैठ जाती है। उसके बाद साशा उन दोनों लड़कियों के साथ अपने अपार्टमेंट के गेट पे दिखाई देती है, जैसा कि सिक्योरिटी गार्ड ने भी बताया था। इसके बाद पुलिस वाले मीडिया में ये अपील करते हैं कि उस रात जो भी 2 लड़कियां साशा के साथ उसके अपार्टमेंट तक आई थी, प्लीज वो पुलिस स्टेशन आके अपना बयान दर्ज कराएं। पुलिस की ये अपील काम कर जाती है। वो दोनों लड़कियां पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और अपने बयान में बताती हैं कि साशा नशे में लड़खड़ा के चल रही थी और कुछ लड़के उसे छेड़ रहे थे। साशा को उन लड़कों से बचाने के लिए ये दोनों साशा को अपनी कार में बैठाकर उसके अपार्टमेंट तक छोड़ देती हैं। पुलिस को साशा के घर की तलाशी के दौरान उसका आईपैड मिला था, जिससे सुबह 5 बजे आखिरी मैसेज किसी बेन नाम के व्यक्ति को किया गया था। जब पुलिस बेन से पूछताछ करती है तो बेन बताता है कि वो और साशा कुछ हफ्तों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उस रात भी साशा ने उसे मिलने के लिए क्लब बुलाया था, पर वो नहीं जा सका क्योंकि उसके दोस्त के घर पे पार्टी थी और वो पूरी रात अपने दोस्त के ही घर पे रुक गया था। पुलिस बेन का फिंगरप्रिंट और डीएनए साशा के घर से मिले फिंगरप्रिंट और डीएनए से जब मैच कराती है तो वो भी मैच नहीं होता। इसके बाद पुलिस वाले बेन को छोड़ देते हैं। अब पुलिस के पास आखिरी सबूत के तौर पे रह गया था साशा के अपार्टमेंट का सीसीटीवी फुटेज। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू करती है तो जैसा सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी ने पुलिस वालों को बताया था, सब कुछ वैसा ही दिख रहा था। साशा 1:46 पर अपने अपार्टमेंट में जाती हुई दिखाई देती है। एक अन्य व्यक्ति जो वहां रहने वाला था उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है और वो हाँ में जवाब देती है। इसके बाद 2:25 पर साशा फिर से दिखाई देती है। इस बार वो अकेली नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी भी उसके साथ था। उन्हें गैरेज में जाते हुए देखा जा सकता था, जैसा कि सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी ने पुलिस को बताया था। तभी एक पुलिस वाले की नजर सुबह के 6:36 की सीसीटीवी फुटेज पर पड़ती है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता था कि सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी बड़ी सी पॉलिथीन
में कुछ लेकर साशा के बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था। पुलिस वाले अब सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी की पूरी जन्म कुंडली खंगालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्टीवन डक्सबरी एयरफोर्स से रिटायर्ड है और यहाँ पिछले 6 महीने से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है और स्टीवन डक्सबरी की शिफ्ट सुबह 6 बजे ही खत्म हो जाती है। अब पुलिस वाले सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। पूछताछ में सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी बताता है कि वो जब सुबह में उस अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा था तो उसे किसी के फ्लैट के बाहर वो पॉलिथीन दिखी तो उसने उसे उठा के बाहर डस्टबिन में डाल दिया। पुलिस वालों ने पूछा, क्या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो? तो उसने बोला नहीं। पूछताछ के दौरान पुलिस वालों का शक स्टीवन डक्सबरी पे बढ़ता चला गया। पुलिस वालों ने सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी की फिंगरप्रिंट और डीएनए साशा के बाथरूम से मिले फिंगरप्रिंट और उसकी बॉडी से मिले डीएनए से मैच कराया तो वो मैच हो गया। लेकिन स्टीवन डक्सबरी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो साशा के रूम में गया था। अब पुलिस स्टीवन डक्सबरी का सच पता लगाने के लिए कोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मांगती है। कोर्ट भी पुलिस की ये रिक्वेस्ट मान जाती है। इसके बाद स्टीवन डक्सबरी का पॉलीग्राफ टेस्ट होता है जिसमें स्टीवन डक्सबरी का सारा झूठ पकड़ा जाता है। स्टीवन के खिलाफ एक और सबूत पुलिस के हाथ लगता है और वो था स्टीवन का फोन, क्योंकि उसके फोन की सर्च हिस्ट्री में 17 अक्टूबर की सुबह 4:54 से 5:01 तक डिजिटल लॉक को अनलॉक कैसे करें ये सर्च किया गया था, जो कि अपार्टमेंट के दरवाजों पर लगे डिजिटल लॉक को खोलने के लिए था। लिहाजा पुलिस ने स्टीवन डक्सबरी से सख्ती से पूछताछ की पर उसने अपना जुर्म नहीं कबूला। इसके बाद पुलिस ने स्टीवन डक्सबरी के खिलाफ जुटाए गए सारे सबूतों को कोर्ट में पेश किया, जिनके आधार पर कोर्ट ने स्टीवन डक्सबरी को हत्या और बलात्कार के लिए 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोस्तों, यूं तो स्टीवन डक्सबरी ने कभी अपना जुर्म नहीं कबूला, पर मौकाए वारदात पे मिले सबूत उस काली रात की कहानी खुद ब खुद बयां करते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बेहद ही दर्दनाक लव ट्रायंगल है। आज की कहानी शुरू होती है केरल के कोच्चि की मारिया मोनिका सुसाईराज से, जो कि एक कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री थी। इन्होंने 2002 में कन्नड़ फिल्म जूट से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन मारिया को बॉलीवुड में करियर बनाना था, इसलिए 2007 में मारिया मुंबई आ गई। पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी मुसीबतें अभी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मारिया को हिंदी कम आती थी। इसलिए वो जहाँ भी ऑडिशन देती, लोग उसे ये कहकर रिजेक्ट कर देते थे कि उसे हिंदी नहीं आती और उनको अच्छी हिंदी बोलने वाली एक्ट्रेस चाहिए। दोस्तों, फिल्मों में अलग अलग किरदार के लिए अलग अलग एक्टर्स को चुनने की जिम्मेदारी प्रोडक्शन हाउस की कास्टिंग टीम पे होती है। ऐसे ही एक प्रोडक्शन हाउस से नीरज ग्रोवर जुड़े हुए थे। एक दिन एक टीवी सीरियल के ऑडिशन में मारिया की मुलाकात नीरज से हुई। नीरज वहां नए कलाकारों का ऑडिशन टेस्ट ले रहा था। नीरज ने मारिया से भी कुछ सवाल पूछे। हिंदी में सवाल होने के कारण मारिया सही से जवाब नहीं दे पा रही थी। नीरज ने कहा, मारिया, यहाँ हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हिंदी बेहतर ढंग से बोल सके, क्योंकि यह प्रोग्राम हिंदी में है। अगर हमें इंग्लिश के लिए किसी कलाकार की जरूरत पड़ी तो हम आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे। इसके बाद नीरज मारिया को बाहर जाने को बोलता है, पर नीरज की बातों से मारिया के अंदर एक नई उम्मीद जग गई थी। इतने सारे रिजेक्शन के बाद किसी ने तो उसे दोबारा मौका देने की बात कही थी, इसलिए वो नीरज का नंबर ले लेती है। कुछ दिन के बाद मारिया ने काम के सिलसिले में नीरज को फोन किया और धीरे धीरे उनकी ये बातचीत दोस्ती में बदल गई। उसके बाद दोनों के बीच मुलाकातों का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद उनके बीच प्यार हो जाता है। मारिया का एक और प्रेमी कोच्चि में भी था, जिसका नाम था जेरोम मैथ्यू। जेरोम और मारिया बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कॉलेज में गए तब भी साथ रहे, लेकिन इसके बाद जेरोम ने नेवी ज्वाइन कर ली और मारिया कन्नड़ फिल्मों में काम करने लगी। मारिया ने जेरोम को नीरज से हुई दोस्ती के बारे में बताया था, पर प्यार के बारे में नहीं बताया। जेरोम को ये दोस्ती एकदम पसंद
पसंद नहीं थी, लेकिन मारिया के काम की वजह से वह कुछ बोलता भी नहीं था। 6 मई 2008 को मारिया ने मुंबई के मलाड इलाके में एक नया फ्लैट लिया। मारिया ने नीरज से घर शिफ्ट करवाने में मदद मांगी तो नीरज भी चला आया। रात 10 बजे मारिया को जेरोम का फोन आया। बातचीत के दौरान जेरोम को किसी आदमी की आवाज आई, क्योंकि दूसरी तरफ नीरज भी किसी से फोन पर बात कर रहा था। जेरोम ने मारिया से पूछा, नीरज है क्या? मारिया ने कहा नहीं। इतना कहने के बाद मारिया ने फोन काट दिया। रात करीब 11:30 बजे जेरोम ने दोबारा फोन किया और पूछा, क्या नीरज अपने घर चला गया? इस पर मारिया फोन स्विच ऑफ कर देती है। मारिया के फोन स्विच ऑफ करने से जेरोम को मारिया पे शक होने लगा। जेरोम उसी रात 3 बजे की फ्लाइट से मुंबई आ गया। मारिया ने उसे नए फ्लैट का पता बताया था, इसलिए जेरोम को मारिया के फ्लैट तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सुबह 7:30 बजे जेरोम मारिया के नए फ्लैट की डोर बेल बजाता है। मारिया को लगा शायद वॉचमैन आया होगा। जब मारिया ने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। सामने जेरोम मैथ्यू खड़ा था। वह बिना कुछ बोले अंदर आया तो देखा नीरज ग्रोवर मारिया के बेड पर लेटा हुआ था। गुस्से से तमतमाए जेरोम ने किचन से चाकू लिया और नीरज पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिया। इस दौरान मारिया ने बचाने की कोशिश की तो जेरोम ने उसे भी दूर झटक दिया। जेरोम के चाकुओं के वार से नीरज की मौत हो गई। जेरोम का गुस्सा जब शांत हुआ तब दोनों यह सोचने लगे कि अब इस लाश को कैसे छिपाया जाए। मारिया ने अपने दोस्त जीतेश से उसकी सेंट्रो कार ली और जेरोम के साथ मलाड के हाइपर सिटी मॉल गई और वहां से 3 बड़े एयर बैग के साथ एक बड़ा चाकू खरीदा और अगले 1 घंटे में लाश के छोटे छोटे करीब 300 टुकड़े कर दिए। फिर उसे 3 बैग में डालकर कार में रख दिया। उसके बाद दोनों लाश को ठिकाने लगाने के लिए घर से निकल गए। शाम के करीब 7 बजे वो लोग पालघर जिले के मनोर पहुंचे। फिर वहां एक सुनसान जगह देखकर गाड़ी से बैग उतारा और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब उन्हें लगा कि लाश पूरी तरह से जल चुकी है तो वो लोग वहां से घर के लिए लौट गए। अगले दिन जेरोम ने मुंबई से कोच्चि की फ्लाइट पकड़ी और वापस कोच्चि आ गया। जब नीरज 8 और 9 मई को ऑफिस नहीं पहुंचा तो दोस्तों ने उसे फोन लगाया। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर दोस्तों ने मारिया को फोन लगाया तो उसने कहा 7 मई को शिफ्टिंग करने के बाद नीरज अपने घर चला गया था। उसके बाद उसे भी नहीं पता। दूसरी तरफ परिवार वालों को भी नीरज के गायब होने की खबर लग गई थी। पिता अमरनाथ ग्रोवर और मां नीलम ग्रोवर ने परेशान होकर पुलिस में नीरज के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने जांच शुरू की तो नीरज के मोबाइल की लोकेशन मारिया के फ्लैट पर दिखा रही थी। पुलिस जब मारिया के घर पहुंची तो मारिया ने ये कहकर पुलिस को गुमराह किया कि नीरज शिफ्टिंग के दौरान अपना फोन यहीं भूल गया था। लेकिन पुलिस वाले इतनी आसानी से कहां मानने वाले थे। आसपास में थोड़ी और पूछताछ की तो उन्हें वहां के वॉचमैन ने बताया कि मारिया के घर पे 7 मई की सुबह में कोई आया था और शाम को वो और मारिया 3 बड़े बैग लेकर बाहर गए थे और वापस खाली हाथ आए। इसके बाद पुलिस का पूरा शक मारिया पर गया, लेकिन पुलिस बिना सबूत के पूछताछ कैसे करती। इसलिए मारिया की कॉल डिटेल निकाली और फिर पुलिस वालों ने मारिया के साथ सख्ती से पूछताछ की तो मारिया ने सारा सच कबूल लिया। जेरोम को कोच्चि से गिरफ्तार किया गया और जिस गाड़ी से लाश को ले जाया गया था पुलिस वालों ने उसे भी कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। उसकी जांच हुई तो उसमें खून के धब्बे मिले। फॉरेंसिक टीम ने सारे जरूरी सबूत इकट्ठा किए और उसे कोर्ट में जमा कर दिया। मारिया और जेरोम की गिरफ्तारी के बाद मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मारिया ने अदालत के सामने अपना गुनाह तो कबूल लिया, लेकिन खुद को ही विक्टिम बता दिया। मारिया ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जेरोम और नीरज की लड़ाई के दौरान मैंने बचाने की कोशिश की। जेरोम ने मुझे भी मार देने की धमकी दी थी, इसलिए मैं पीछे हट गई। 11 जुलाई 2011 को कोर्ट ने जेरोम को कत्ल का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई और मारिया को सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई। जिस दिन सजा सुनाई गई उसी दिन मारिया बाहर आ गई, क्योंकि उसने 3 साल से अधिक वक्त जेल में बिता लिया था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली कहानी में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।